मोमोज वाली सौतन। सरिता और विजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। सरिता शुरू से ही काफी कमजोर थी, ज्यादातर बीमार ही रहती थी। अरे क्या मुसीबत गले पड़ गई है, जब देखो बीमार ही रहती है। इसकी दवाइयों में ही इतना खर्चा हो जाता है। अरे माँ धीरे बोलो ना, सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन ले, कोई झूठ तो बोल नहीं रही हूँ। मुझे तो लग रहा है इसकी वजह से तुम लोग माता पिता नहीं बन पा रहे हो। अब क्या बताऊँ माँ, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। जब देखो हॉस्पिटल के चक्कर ही काटता रहता हूँ। इन दोनों को पता ही नहीं होता कि सरिता कमरे के पीछे बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अरे माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो वैसे ही बोलती रहती हैं। कुछ गलत तो बोला नहीं उन्होंने। और उन्हें छोड़िए, सोचते तो आप भी उनके जैसा ही हैं। मेरी वजह से आपके कितने रुपए खर्च होते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे माँ की बातों में हाँ मिलाना पड़ता है, बस उनका मन रखने के लिए। सरिता कुछ नहीं कहती, बस वहां से उठकर किचन में चली जाती है। सरिता और विजय की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी भी उनका कोई बेबी नहीं था। विजय को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर सरिता काफी परेशान रहती थी। वो घर पर बैठे बैठे मां बनने के नए नए नुस्खे आजमाती रहती थी और साथ ही साथ विजय को भी कोई ना कोई औषधि खिलाती रहती थी। एक दिन विजय की तबीयत खराब हो गई। हाय राम, क्या खिला दिया मेरे बेटे को। खुद तो बीमारी की दुकान है ही, इसे भी बीमार कर देगी क्या। मैंने भी यही पिया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो पत्थर भी खा सकती हो। मेरे बेटे को ये सब कचरा खाने की आदत नहीं है, आगे से ये सब मत करना इसके साथ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तो मैं क्या करूं, सारा खोट मुझी में है क्या। मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा मुझे भी चाहिए, पर इस तरह से नहीं। जब भगवान की मर्जी होगी हो जाएगा। इतने में ही जानकी आ जाती है। जब होना होगा तब हो जाएगा, क्या मतलब। मुझे तो जल्दी पोता चाहिए। विजय तू इसके झमेलों से निकल और दूसरी शादी कर ले। ये सुनते ही दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। हाँ? ये आप क्या कह रही हो, दूसरी शादी? हाँ बस, मुझे नहीं पता, मुझे पोता चाहिए और इसके बस की बात तो लग नहीं रही। सुनो विजय, माँ जी सही कह रही हैं, तुम दूसरी शादी कर लो बस। विजय भी परेशान हो चुका था, वो दोनों के आगे हार मानने लगा था। उसने भी सोच ही लिया कि इस मसले का हल दूसरी शादी से ही होगा। बस अब वो अपने लिए कोई लड़की देख रहा था जो जरूरतमंद हो और उससे शादी के लिए तैयार हो जाए। उसे उससे बस एक बच्चा चाहिए था। एक दिन उसे एक बहुत ही गरीब मोमोज वाली दिखती है। वो ठेले पर मोमोज बेच रही थी और पास ही उसका बच्चा खेल रहा था। वो उससे बातों बातों में पता कर लेता है कि वो बहुत ही जरूरतमंद है। घर पर मैंने एक लड़की देख ली है, वो बहुत ज़रूरतमंद है, उसका एक बच्चा भी है, और हम उसे गोद ले लेते हैं। क्या, किसी दूसरे का बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे अपना खून चाहिए, किसी दूसरे का बच्चा नहीं। ठीक है, कर लेता हूँ शादी उसी से, बाद में जो होगा भुगतना। वो गुस्से में उठकर चला जाता है। जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। मोमोज वाली शीला, उसने कभी ऐसा घर देखा ही नहीं होता। वो पैसे देखकर पागल सी हो जाती है। शीला को पता भी होता है कि उसे घर में किस लिए लाया गया है। वो आते ही अपना हुक्म चलाने लगती है। सरिता, मेरे लिए जरा चाय बनाना तो। सरिता को पता होता है कि शीला उस घर में उसकी जिद की वजह से ही आई है। सरिता शीला के सारे नखरे उठाने के लिए तैयार थी। हाँ जरूर, बनाना क्या, मैंने तो बना रखी है और नाश्ता भी तैयार है। बना रखी है का क्या मतलब, वापस बनाओ एकदम ताजी। सरिता उसके लिए वापस चाय बनाकर लाती है। शीला को समझ आ ही जाता है फिलहाल सारा घर उसी के इशारों पर नाचेगा। वो अपने हिसाब से नचा भी रही थी। विजय, जरा मेरे लिए 8-10 नई साड़ियां भी ले आना, पहले वाली सब पुरानी और गंदी लगती हैं। 8-10? इतनी तो सरिता के पास भी नहीं है। हाँ तो मैं इस घर को पोता दूंगी, इतना हक तो बनता है मेरा। क्या वो दे सकती है पोता? ये सुनकर विजय एकदम हताश सा हो जाता है। उसे पता होता है कि शीला के सामने किसी की नहीं चलेगी। विजय, इसके तो नखरे आते ही चालू हो गए। कल इसके बच्चे के लिए 1000 की कार लाई हूं मैं। 1000 की कार? कर भी क्या सकते हैं, पोता चाहिए इससे तो नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे इसके। इतनी देर में शीला का बेटा एक बहुत ही महंगा फूलदान तोड़ देता है। ए लड़के, ये क्या किया, इसका पैसा तेरी अम्मा देगी। ये बात शीला सुन लेती है। माँ जी, ये किस तरह से बात कर रहे हो आप मेरे बेटे से? इसका नाम अमन है, आज के बाद कोई इस पर नहीं चिल्लाएगा। विजय और शीला अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। बस घर का माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। सब लोग उसकी तीमारदारी में लगे रहते थे। विजय, आप दोनों ने आगे का क्या सोचा है? हाँ मैं भी सोच रहा था, बात करता हूँ उससे। सब लोगों ने शीला से बहुत बार बात करना चाहा, पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। हाँ पता है सबको बड़ी जल्दी है पोते की, मेरा किसी को ख्याल नहीं है।
तुम्हारा ख्याल नहीं है। हाँ, सब तो तुम्हारी ही देखभाल में लगे रहते हैं। क्या देखभाल? मेरा गला बिल्कुल खाली है। किसी को होश है? मुझे सोने का हार चाहिए। सोने का हार? ये तो मेरी माँ के पास भी नहीं है। उनके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे तो चाहिए। ना किसी ने एक बार भी मोमोज नहीं ला कर दिया। शीला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो हमारा? माना हमने तुम्हें अपने मतलब से बुलाया, तुमसे शादी की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें इस कदर परेशान करो। तुमने मेरे जेवर भी ले लिए, सरिता का कमरा भी ले लिया, अब क्या चाहती हो? मैं तो कुछ नहीं चाहती। जो चाहिए आपके बेटे को ही चाहिए, और उसके लिए इसे मुझे खुश रखना जरूरी है। तभी आप पोते का मुंह देख पाएंगी। बेटा, ये क्या मुसीबत ले आए तुम घर में? मैं ले आया? आपको ही पोता चाहिए था, और वो आपकी बहू। आप दोनों ने ही मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, और अब ये तीसरी भी आ गई। इतने में ही सरिता आ जाती है। अरे मुझे क्या पता था, मैं अपने लिए सौतन मांग रही थी। मैंने तो सोचा था घर में बच्चे आएंगे, सबका मन लगेगा, सब एक साथ खुश रखेंगे। ये मोमोज वाली सौतन पता नहीं क्यों हमारे गले पड़ गई। मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। अब पछताने से क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था कि पोते और दूसरी शादी के चक्कर में घर बर्बाद हो जाएगा। हम बिना बच्चे भी खुश थे। सरिता अब तो पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी। क्या मिला हमें ये सब करके? पूरा 1 साल हो गया हमें साथ रहते रहते, पर जब भी बच्चे की बात करता हूँ वो कोई ना कोई नई फरमाइश मेरे सामने रख देती है। शीला बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। बच्चा बच्चा चाहिए मुझसे। कभी तुमने गौर से देखा है कि मेरे बेटे की और मेरी शक्ल मिलती भी है? वो दोनों चौंक जाते हैं। उनका इस तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं था। शीला और उसके बेटे की शक्ल इतनी सी भी नहीं मिलती थी। बच्चा बहुत ही सुंदर था और शीला बिल्कुल काली सी। तुम्हें मुझसे बच्चा चाहिए, पर मैं माँ कहाँ बन सकती हूँ? ये बच्चा मेरा थोड़ी है। ये कहकर वो पैर पर पैर रखकर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने ये बात बताई क्यों नहीं? भला मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारती? इतना अच्छा रहना खाना मिल रहा था, तुमने ही तो कहा था सब फ्री में मिलेगा। मैंने भी सोच लिया कि चलो, जब तक पर्दाफाश नहीं होता मजे की जिंदगी तो कटेगी। तो आज और अब ये सब क्यों बताया? अब मेरे पास इतना हो गया है कि हम तीनों की जिंदगी आराम से कटेगी। 3 कौन? क्यों, मेरा पति भी तो है। क्या? पति? तो इसका मतलब तुम हमें धोखा दे रही थी? धोखा क्या होता है? ये धंधा है मेरा, यही करती हूँ मैं। ये बच्चा भी बस 1 साल के लिए था मेरे पास। इसके पैसे खत्म होने वाले ही थे कि तुम आ गए भीख मांगते हुए। ये सब सुनते ही सब चकरा जाते हैं। शीला कुछ और कहने सुनने का समय देती ही नहीं। सारा सामान समेट कर वो फुर हो जाती है। सब सर पकड़कर बैठ जाते हैं। मोमोज वाली सौतन आई और बचा खुचा भी लेकर चली गई। शमिता को भगवान पर अटूट विश्वास था। वो ये मानती थी कि भगवान से जो भी सच्चे मन से मांगो और अच्छी नीयत रखो तो भगवान साथ देते हैं। ये शिक्षा उसे उसकी स्कूल टीचर ने दी थी। शमिता उनको बहुत मानती थी। शमिता, पूजा पाठ करने से मन बहुत शांत रहता है। मैं तो बिना पूजा किए घर से बाहर कदम रखती ही नहीं हूँ। हाँ मैडम, आपकी बात मानकर मैंने भी काफी पूजा पाठ चालू किया है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार शमिता का भाई बहुत बीमार हो जाता है। वो बहुत ही परेशान होती है। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई दवाई काम नहीं कर रही है, आप ही बताइए। वहां उस पहाड़ी पर एक मंदिर है। कहा जाता है वहां की भभूत चमत्कारी है। तुम वो लाकर इसे खिला दो, ये ठीक हो जाएगा। शमिता मंदिर की भभूत लाकर अपने भाई को खिला देती है और वो ठीक हो जाता है। शमिता के मन में लालच आ जाता है। अगर ये भभूत मैं लोगों को देने लगूं, वो ठीक हो जाएंगे और मुझे चमत्कारी मानने लगेंगे। ये बात गीता दीदी से भी छुपानी पड़ेगी। अरे, कई दिनों से जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। शमिता, मैंने सुना तुम्हारे पास कोई आयुर्वेदिक औषधि है जो तुम बांस के पेड़ से बनाती हो। हाँ दादाजी, मैंने अपने भाई को भी उसी बांस की औषधि से ठीक किया है। अच्छा, लाओ वही, मुझे भी दे दो। हाँ दादाजी, ले लीजिए, 500 रुपए की है। हैं? क्या तुम मुझसे पैसे लोगी? अब दादाजी, मेरा भी तो समय जाता है औषधि बनाने में। दादाजी कुछ कहते नहीं हैं। उसे पैसे देकर औषधि के नाम पर भभूत ले जाते हैं। शमिता ऐसे ही सबको बेवकूफ बनाती रहती है। चमत्कारी भभूत से लोग ठीक होते भी थे तो शमिता के पास भीड़ लगी ही रहती थी। अरे भाई शमिता, कौन सी औषधि बनाने लगी हो तुम? लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारी दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। दीदी बस वो, हमारी इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की हुई है।
मुझे पेड़ पौधों से दवाइयां बनानी आती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गीता को भी पता नहीं होता कि शमिता किस तरह सबको बेवकूफ बना रही है। वो बस बांस के कचूमर में चीनी और भभूत मिलाकर लोगों को खिला रही है। एक दिन शमिता देखती है कि उसकी भभूत खत्म हो गई है और शाम को उसके पास काफी लोग आने वाले थे। वो पहाड़ी के मंदिर पर भभूत लेने जाती है, पर वो देखती है कि वहां भभूत खत्म हो गई है। अरे, अब मेरा क्या होगा? ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वो वहीं से कुछ बांस के टुकड़े ले आती है और घर पर आकर वैसे का वैसा हलवा बना देती है। वो वही सबको औषधि के रूप में देने लगती है। अरे शमिता, मेरी वो बांस के हलवे वाली औषधि खत्म हो गई है। भाई कमाल की दवाई बनाती हो तुम। मीठी मीठी सी हलवे जैसी लगती है और दर्द तो इतना कम हो गया है, मुझे वो बड़ा आराम हुआ। लाओ और दे दो। हाँ दादाजी, पर अब इसकी कीमत बढ़ गई है। अब ये 1000 की हो गई है। कोई बात नहीं भाई, अब जितने की भी है दे दो, शरीर में आराम तो आएगा। शमिता उनको वो बिना भभूत वाला बांस का हलवा थमा देती है। अरे शमिता दीदी, इस बार जो बांस का हलवा लेकर गया था मैं, उससे ज्यादा आराम नहीं आया। अच्छा, बनाई तो वैसी ही थी और किसी ने तो कोई शिकायत नहीं की। हाँ, पर मुझे आराम नहीं आया। ऐसा करना, इसके साथ खूब पानी पीना। अच्छा, आपने पानी पीने को भी बोला था क्या? मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, मेरी ही गलती है। हे भगवान, इसे तो पागल बना दिया, पर अब मैं क्या करूं? ऐसे कब तक लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी? भभूत तो मिल ही नहीं रही। धीरे धीरे तो सबको पता चल ही जाएगा। और होता भी यही है। धीरे धीरे उसके पास सबकी शिकायतें आने लगती हैं कि इस बार उन्हें दर्द से आराम नहीं मिला। एक गांव वाला जो 5000 की दवाई ले गया था, वो बहुत गुस्से में था। मेरे पैसे वापस कर दो शमिता, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा इस बार। पिछली बार तुम पर भरोसा करके 5000 का बांस के हलवे वाली औषधि ले गया था, पर बिल्कुल आराम नहीं आया। अरे बल्कि ऊपर से मेरे पेट में दर्द और रहने लगा है। पैसे तो वापस नहीं होंगे। अब तुमने दवाई ठीक से नहीं ली होगी, इसका मैं क्या करूं? और लोग भी तो ले गए हैं, किसी ने भी शिकायत नहीं की। शमिता सबको यही बोल रही थी कि सिर्फ वही शिकायत कर रहा है और किसी ने नहीं की। पर धीरे धीरे ये बात सबको ही पता चलती है और जैसे ही शमिता को ये बात पता चलती है कि उसका झूठ पकड़ा गया, कि उसके इस बार वाले बांस के हलवे से किसी को फायदा नहीं हुआ, वो अपना सामान लेकर रातों रात गायब हो जाती है। वो किसी दूसरे गांव चली जाती है। वो वहां किसी को जानती नहीं थी, उसके पास कुछ सामान भी नहीं था। वहां के लोग उसे कोई साधु समझने लगे। आप तो कोई संत लगती हैं। क्या आप कोई संत या वैद्य हैं? इतनी साधारण वेशभूषा में तो वही लोग रहते हैं। हाँ, मैं वैद्य तो हूँ। बांस की औषधि बनाती हूँ जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। शमिता सोचती है कि ये बांस के हलवे वाली कहानी जब तक यहाँ चलती है तब तक चला लेती हूँ, फिर यहाँ कमाकर निकल लूंगी। जिस दिन चोरी पकड़ी जाएगी उस दिन फिर भाग लूंगी। अरे बेटी, तुम अच्छी आई हो इस गांव में वैद्य के रूप में। यहाँ तो कई लोग बीमार हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का लगा ही रहता है। बस काकी, मेरे हाथ का बांस का हलवा जिसमें मैं अपनी औषधि मिलाती हूँ, देखना कैसे आराम आएगा। वो अपनी दुकान चालू कर देती है, सबको बांस में चीनी मिलाकर देने लगती है। अच्छा, इसके साथ और क्या करना है? हाँ, आपको जोड़ों में दर्द है ना, 4 गिलास पानी पीना। और छोटी तुम्हें आंखों में दर्द है ना, तुम 2 गिलास पानी पीना इसके साथ। अगर ठीक से पानी नहीं पिया तो फिर मुझे मत बोलना कि बांस के हलवे की औषधि ने काम नहीं किया। उस गांव में भी उसकी दुकान काफी दिन चलती है। वो एक साथ 6 महीने की दवाई देती है और पानी पीने की सलाह देती। किसी को समझ नहीं आता कि औषधि काम कर रही है या नहीं। जो बोलता कि नहीं कर रही है, वो उसको और पानी पीने की सलाह देती। पर धीरे धीरे उसके पाप सामने आने लगते हैं। वो बीमार रहने लगती है। उसके पास कोई नहीं होता उसका ध्यान रखने के लिए। ना ही उसके पास वो चमत्कारी भभूत होती है जिसके सहारे उसने लोगों को पागल बनाया था। अरे छोटी, बहुत दिनों से वो वैद्य नहीं दिख रही। मेरी दवाई खत्म हो रही है। हाँ काकी, सही कह रही हो, मुझे भी नहीं दिखी, वरना तो यहीं चबूतरे पर बैठी रहती थी। वो दोनों उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो बिस्तर पर पड़ी होती है। अरे, आपको क्या हुआ? आप तो सबका ध्यान रखती हैं। आपने अपनी औषधि नहीं खाई, आप खा लेती तो आप ठीक हो जाती। छोटी वहां रखा बांस का हलवा उसे खिलाने लगती है, पर शमिता नानुकुर करने लगती है। उसे पता होता है इसमें कुछ नहीं है, वो तो इतने टाइम से लोगों को पागल बनाती आ रही है। अरे आप खा लीजिए, आपको बहुत तकलीफ है, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?
वो दोनों उसको बांस का हलवा खिला ही देते हैं और ऊपर से 3 गिलास पानी भी पिला देते हैं। अब तुम आराम करो, हम शाम को फिर आएंगे तुम्हें दवाई देने। ये सुनकर शमिता के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि वापस ये सब खाना पड़ेगा, जिससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। पर इस बार उसकी भागकर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बीमार थी। शाम को काकी और छोटी फिर आते हैं और उसे भर कर बांस का हलवा खिलाने लगते हैं और ऊपर से 3 गिलास पानी और पिला देते हैं। अब तो पेट दर्द के मारे शमिता की हालत खराब होने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, कैसे अपने झूठ से बचे। अगले दिन सुबह, तुम तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, लगता है हम बांस के हलवे की औषधि कम खिला रहे हैं, आज और खिलाते हैं। ये सुनकर शमिता उछलकर बैठ जाती है। अरे मुझे माफ कर दो, ये कोई औषधि नहीं है, मैं इसे और नहीं खा सकती। इतने समय से अपनी जीविका चलाने के लिए ये सब कर रही थी। इतना सुनते ही बाहर खड़ी गीता अंदर आती है। उसको देखते ही शमिता चौंक जाती है। तुम तो पूजा पाठ वाली थी शमिता, ये सब चोरी चकारी तुम्हारे मन में कैसे आ गई? देखो आज तुम कहाँ खड़ी हो। बस उस दिन अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखा, ठीक से इलाज नहीं हुआ और औषधि का सहारा लेना पड़ा, बस वहीं से मन खराब हो गया। पर अब आज से ये सब बंद कर दूंगी, कर दिया समझो।